हाय मेरे प्यारे बच्चे। पिछले क्लास में मैंने चाल चाल के बारे में बताया था कि चाल क्या है और चाल के प्रकार क्या हैं। तो आज कई दिन के बाद में हम लेक्चर यहाँ पर बना रहे हैं, काफी समय के बाद में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेग। वेग क्या है और वेग के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी बात वेग और चाल में अंतर क्या है ये है। और इसके बाद में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम देखते हैं जो हो पाएगा। यहाँ पर एसिलेशन एक त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे अगर समय रहेगा। तो आज मेन आपका विषय होने वाला है, टॉपिक होने वाला है वेग और वेग चाल में अंतर। तो आज हम देखते हैं, चलो वेग क्या है। तो चर्चा करने वाले हैं आज वेग के बारे में। वेग तो चर्चा करने वाले वेग क्या है। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, कहते हैं क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो वेग और चाल और में इतना ही डिफरेंस है कि वेग हमारा एक सदिश राशि है और चाल हमारा क्या अदिश। वेग की जब हम बात करते हैं तो इस पे दिशा दिशा पे ज्यादा जोर देते हैं कि अगर कोई बॉडी गतिशील है और एक निश्चित दिशा में जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेग। जब हम दिशा भी दे देंगे तो उसको वेग की बात किया जाएगा, और बिना दिशा की हम बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, चाल। तो वेग की डेफिनेशन बहुत आसान है। तो इसमें यही हुआ कि कोई गतिशील हमारी क्या है, बॉडी है, और एक निश्चित दिशा में क्या होती है, विस्थापित होती है। और विस्थापित कितने एकांक समय में क्या होती है, विस्थापित होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेग। तो डिफिनेशन बहुत आसान है, यही लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वो छोटा डिफिनेशन है, आपके लेवल पे यही लिखिएगा, बहुत आसान से लिख लेते हैं यहाँ पर कि डिफिनेशन यहाँ लिखते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। बस इतना ही आप याद रखिए कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी हम अगर मान लें कि टी समय में कोई वस्तु कितना विस्थापन हुआ, यस, यानी ये विस्थापन को यस से लिखेंगे तो एकांक समय में क्या होगा, यस बटे टी। तो इसी यस बटे टी को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, तो वेग का जो सूत्र निकलेगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग को यहाँ पर हम v से लिख दिया, और विस्थापन को यहाँ यस और समय से क्या हो जाएगा, t। तो ये आपका क्या हुआ, फॉर्मूला होगा। कुछ पॉइंट बना के हम यहाँ लिख देते हैं, वो चीज आपको याद रखना है। वेग जो है एक सदिश राशि है, ये चीज क्लियर होगा। दूसरी बात है, वेग जब कोई भी हमारी सदिश राशि है, कोई भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मान जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। वेग के केस में नहीं, कोई भी सदिश राशि है। तो ये हमारा वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो। तो ये पॉइंट ये भी हम लिख लेंगे कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। बात करने वाले हैं तीसरी पॉइंट कि जो वेग का यसाई इकाई मीटर प्रति
सेकंड होता है। और फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि वेग का सीजीएस इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। तो 4 पॉइंट हमने लिख दिया कि वेग का एसआई तो बहुत आसान है, याद कर लेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को हम वेग कहते हैं, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, बी बराबर यस अपान टी होगा। वेग हमारी कैसी रास होगी, सदिश रास होगी, और कोई चीज सदिश है तो उसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। वेग का एसआई इकाई यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग का सीजीएस इकाई यानी सी से हुआ सेंटीमीटर, जी से हुआ ग्राम, एस से हुआ सेकंड, यानी ग्राम यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है पद्धति में जो इसका मात्रा होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि वेग क्या है, ठीक है। और जब वेग की बात किया जाएगा तो दिशा का महत्व होगा इसमें जरूर, ठीक है। तो ये हो गया होगा, समझ में आ होगा, नोट कर लेंगे, कापी में बहुत सारे नोट किए होंगे जो ऑफलाइन हमने पढ़ाया है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं, इतना याद रखिए बस। अब इसमें हम बात करने वाले हैं वेग और चाल में अंतर, वेग और चाल में अंतर, यानी चाल लिख लिया जाए, चाल और वेग में अंतर पढ़ना है। चाल और वेग में अंतर क्या है, तो दो कॉलम बना लेते हैं, चाल और एक है हमारा वेग, दो कॉलम हमने इसको बना दिया। तो पहला अंतर तो ये हुआ फर्स्ट, यानी पहला ये हुआ फर्स्ट अंतर कि हमारा चाल कैसी रास है, अदिश, अदिश रास है। चाल हमारी कैसी रास है, अदिश। जबकि अगर हम बात करें वेग, अभी लिखा हूं कि वेग हमारी कैसी रास है, सदिश, सदिश रास है। वेग हमारी कैसी रास है, सदिश रास है। दूसरी पॉइंट इसमें याद रखना सेकंड कि चाल सदैव धनात्मक धनात्मक होता है, और हमारा वेग वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तीसरी पॉइंट है कि दोनों का एक लिखिए अंतर क्या है, इसमें डेफिनेशन है कि एसआई, एसआई का इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, और इसका भी एसआई मीटर प्रति सेकंड होगा। और चौथा इसका परिभाषा भी लिखिएगा कि वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, विस्थापन नहीं, यहाँ विस्थापन नहीं होगा, यहाँ होगा दूरी, दूरी को चाल कहते हैं। और इसमें क्या होगा, सेकंड पॉइंट हुआ, ये थर्ड पॉइंट हुआ, ये फोर्थ पॉइंट हुआ। ये हुआ वस्तु, वस्तु द्वारा एकांक समय में
हुए विस्थापन को वेग वेग कहते हैं। तो इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये है और काफी में समझ में आएगा। फिर इसके बाद में कुछ चीजें हम आगे आ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं त्वरण यानी एसिलरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? एसिलरेशन। एसिलरेशन है क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिलरेशन। तो 4 पॉइंट इसको याद कीजिएगा, ठंडी बहुत ज्यादा है, घर पे देखिए। और एक बार हम पढ़ा चुके हैं, कॉपी में आप लोग के नोट होगा, एक बार यहाँ देखेंगे तो और ताजा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आगे बढ़ते जा रहे हैं कि एक्सीलरेशन यानी त्वरण है क्या चीज। कहते हैं नहीं, गाड़ी मोटर में एक्सीलेटर बढ़ा दिया, तो एक्सीलेटर क्या है, काम क्या करता है? एक्सीलेटर का मतलब वो होता है कि गाड़ी की स्पीड को कम या करना। ये तो होता है ज्यादा खींच दिया जाए तो ज्यादा गाड़ी चली जाएगी तेज, स्लो कर दिया जाए स्लो हो जाएगा। तो आज उसी पे चर्चा करने वाले हैं, त्वरण करने वाले हैं, त्वरण के बारे में। जिससे इंग्लिश में अगर एसी पढ़ने वाले हैं, एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या है? तो एसिलरेशन का डेफिनेशन बनता क्या है कि कोई हमारी गतिशील बॉडी है, वो गति कर रही है, किसी भी वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है। तो उसके वेग में होने वाले परिवर्तन को, यानी उसके वेग में होने वाले परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन कैसा हो? यूनिट टाइम हो, यानी एकांक समय में हो। मतलब कोई बॉडी हमारी गतिशील है, किसी वेग से गति कर रही है या करने वाली है, विरामा से गति में जाने वाली, तो एकांक समय में, एकांक समय यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में जो उसका वेग में क्या होगा? बदलाव होगा या परिवर्तन होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा, यानी एसिलरेशन कहलाएगा। तो डिफिनीशन बहुत आसान है, लाइन ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, यानी किसी एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं? त्वरण कह देते हैं। या एक आसान तरीका और एक लाइन में ही बोल सकते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो आज हम इसी पे लिखा रहे हैं, याद हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बना? पहला हुआ, या लिख सकते हैं कि किसी किसी वस्तु या किसी, नहीं किसी नहीं, थोड़ा यहाँ पर सही कर लीजिए, एकांक समय शब्द बोले, एकांक एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले, एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को, वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। या एक और शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं कि वेग परिवर्तन के समय दर को, वेग परिवर्तन समय दर को, वेग परिवर्तन समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन समय दर को हम त्वरण कहते हैं। और यहां लिखना है, त्वरण को इस्माइलिए से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं।
व्यक्त करते हैं। तो यहाँ इसका डिफिनीशन क्या हुआ, जैसे इसका फार्मूला क्या हुआ, मान लिया हमने टी समय में किसी वस्तु के वेग में जो हुआ परिवर्तन क्या है, डेल्टा वी। क्या है डेल्टा वी का मतलब हुआ वेग में परिवर्तन। तो एकांक समय में क्या होगा, डेल्टा वी बटे टी, डेल्टा वी बटे टी। और डेल्टा वी बटे टी को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को हम लिखते हैं स्मॉल ए से। और यहां पर और जानिएगा कि जो वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन कैसे निकलता है, अंतिम अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, यानी समय अंतराल। तो ये हुआ ये, और यहां पर इसको हम लिखे डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, ये हुआ। इसी चीज को और हम लिखते हैं कि वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग को हम किससे लिख दिया, बी से, और प्रारंभिक वेग को हम किससे लिख दिया, यू से, और समय अंतराल हमने कहा डेल्टा टी कितना लगा, टी समय, तो ये भी लिख सकते हैं। तो आज के बाद में याद रखना है कि त्वरण बराबर क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में कि कौन सा अंतिम वेग है, कौन सा प्रारंभिक वेग है। तो जैसे एग्जांपल हम आपको देके बता रहे हैं, मान लिया कि कोई बॉडी है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, गतिमान है। तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड वेग उसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। क्वेश्चन में कहा कि 4 सेकंड के बाद उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो स्टार्टिंग में किस वेग से गति कर रहा था, वो 4 मीटर, फिर बाद में क्या हो गया 10। तो 4 जो मीटर प्रति सेकंड हुआ उसका क्या हुआ, प्रारंभिक वेग, क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। और 4 के बाद में कितने पे चला गया, 10, तो 10 हमारा क्या हो गया, अंतिम हो गया। तो जब क्वेश्चन में कहेगा इतना वेग से गतिमान है, तो हमारा हो गया प्रारंभिक वेग, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। और जितना हुआ है वो उसका क्या हो जाएगा, अंतिम होगा। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि कोई बॉडी विरामावस्था से इतने समय में इतना वेग हो जाता है। जैसे हमने कहा कि एक बॉडी विरामावस्था से गति अवस्था में जा रही, और 10 सेकंड के बाद में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो विरामे में जा रही है, यानी विरामा में, यानी बॉडी क्या थी, रुकी थी। तो इसका यहाँ प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। और 8 पे पहुंचा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, वहां पर 8। जब कोई बॉडी विरामा से गति करेगी तो विरामा के केस में प्रारंभिक वेग 0 होगा, और जितना वो वेग होगा उसका वो अंतिम वेग होगा। इसका एक अपोजिट है कि कोई बॉडी गतिमान है, कोई बॉडी क्या है, गतिमान है, और वो अचानक रुक जाती है। तो जब अचानक रुकेगी तो उस दशा में अंतिम वेग क्या होगा, जैसे हमने कहा कि एक बाइक 8 है, या हमने कहा एक बाइक 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, और अचानक ब्रेक लगाने के बाद में वो 4 सेकंड के बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वेग जो गाड़ी गतिमान थी वो हमारा क्या था, प्रारंभिक वेग, और जब ब्रेक लगाने पे रुक गया तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि जब कोई बॉडी विरामा से गति में जाएगा तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। और जब कोई बॉडी गतिमान है और रुकेगी तो उस दशा में अंतिम वेग क्या होगा, 0। तो याद रखना एक क्वेश्चन में बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गए होंगे कि क्या है त्वरण की डिफिनीशन लिखा दिया हो। त्वरण को स्मॉल ए से लिखते हैं, और इसका फार्मूला जो है ये बराबर क्या होगा, बी माइनस यू बटे टी। बी क्या है, अंतिम वेग है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, और टी क्या है, समय है। तो याद रखिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सारी थ्योरी पढ़ाने के बाद में जब क्वेश्चन हम करवाएंगे तो वहां पे आने वाला है। तो देखते हैं। हेलो मेरे बच्चे, थोड़ा लाइट चली गई है, तो 4 मिनट 5 मिनट का और लेक्चर है, किसी तरह लाइट जलाकर इसको हम बना देते हैं। लाइट चली गई है।
तो बना देते हैं थोड़ा। तो अभी हमने बताया, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अभी हमने पढ़ाया स्मॉल ए बराबर डेल्टा टी था। तो यहाँ कुछ पॉइंट हमें याद रखना है, बस ये पॉइंट पे मैं फिनिश कर दूंगा। लाइट की भी थोड़ा इन्वर्टर और कुछ में थोड़ा गड़बड़ है, सही करवा रहे हैं आज। थोड़ा लाइट यहाँ देखिएगा तो दिखाओ। तो ये बराबर, तो यहाँ पर चीजों को हम समझ रहे हैं कि ये बराबर डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। तो पहली बात तो याद रखना है कि ये एक सदिश कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और दूसरी जो बात आपको ध्यान रखना है कि ये का एसआई इकाई जो होगा, कोई भी तोड़े एसआई इकाई जो होगा, याद रखना मीटर। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या कभी कभी ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा मीटर सेकेंड -2। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। दूसरा है इसका सीजीएस, सीजीएस इकाई, सीजीएस इकाई। तो मीटर को सीजीएस में किस में मापते हैं, सेंटीमीटर। समय को वही से हमारे क्या सेकंड में माने, तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकंड -2। इतना आपको याद रखना है। और एक चीज आप ये जानिएगा, जब हमारा त्वरण क्या हो जाता है, माइनस में आता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ये का मान ऋणात्मक में प्राप्त होता है, तो उसे मंदन कहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट बना के हम लिख देते हैं कि त्वरण हमारा क्या होता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और एक पॉइंट और हम बता रहे हैं कि हमारा स्मॉल यानी त्वरण क्या है, सदिश राशि। तो ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर हमने कहा ये जो है हमारा, ये तो सदिश राशि है, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि ए का मान धनात्मक है, दूसरा है ऋणात्मक है, और क्या है, शून्य है। तो एक पॉइंट याद रखना, अगर है हमारा तो धनात्मक के केस में आप जानिएगा कि वेग क्या है, वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हुआ। वेग में यानी कोई बॉडी गतिमान है तो उसके वेग में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। और अगर ए के मान आया माइनस में आया, तो इसका मतलब है कि वेग में क्या हुआ है, ह्रास। ह्रास यानी कमी आया। क्या है, बॉडी गति रही तो इसकी स्पीड और कम हो गया है। और अगर शून्य हो रहा है, अगर ये का मान 0 है, तो बॉडी एक समान वेग से क्या कर रही है, गति कर रहा है। यानी ना उसका वेग बढ़ रहा है और ना ही वेग क्या है, घट रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वेग अर्थात वस्तु का वेग ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर बॉडी, ये सिंपल सा याद रखना है कि वेग धनात्मक है, मतलब त्वरण धनात्मक है,
यानी तो इसका बॉडी का वेग बढ़ रहा है, यानी बढ़ा है। अगर ऋणात्मक आया तो वेग क्या है, घटा हुआ है। और अगर वेग क्या आ गया, मतलब त्वरण जीरो आ गया, तो बॉडी एक सामान्य वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। इसका मतलब है ना उसका वेग बढ़ रहा है और ना ही क्या है, घट रहा है। और ऋणात्मक है, मतलब क्या है, अगर ऋणात्मक है तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, मंदन। क्या कह देते हैं, मंदन। और प्लस में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण। तो ये देखिएगा, आप कल इसी पे जब हम त्वरण सीख ले आओ तो गति के हमें क्या पढ़ना है, समीकरण। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।